हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल टैगोर टास्क में एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो रहेगी क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट की। अब इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में प्रेजेंट करेंगे आप लोगों के सामने। फर्स्ट पार्ट रहेगा एसिड का और बेसिस का, और सेकंड पार्ट में हम शूट करेंगे सॉल्ट के पोर्शन को। एक थर्ड वीडियो इसकी जो आएगी वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं या इन फ्यूचर क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे इसकी थर्ड पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बच्चों, जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि एसिड क्या है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं। मींस अगर उसको हम टेस्ट करके देखें तो वो थोड़ा सा खट्टापन उसके अंदर हमें दिखाई देगा। वो क्या होते हैं? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम अर्ली क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो एसिड्स कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं। बट अप टू 10th स्टैंडर्ड हम ये चीज नहीं देख सकते कि एसिड्स कैसे होते हैं। अब लैब में जाके हम केमिकल्स को टेस्ट तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए हमें कुछ अलग डेफिनेशन चाहिए होती है किसकी? एसिड्स की, बेसिस की एंड एज वेल एज सॉल्ट की। तो वही चीजें हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ही हमारे पास है क्या? एसिड्स। अब एसिड्स होते क्या है? जनरल डेफिनेशन की बात करूं मैं तो एसिड्स वो होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सोर इन टेस्ट जो कि हमारे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट हम लगभग घर में कंज्यूम करते हैं। और कोरोसिव इन नेचर का मतलब होता है कि ये किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आके उसको क्या कर देते हैं बच्चों? खराब कर देते हैं। अब हमने देखा होगा कि मेटल खराब होने का मतलब क्या है? या तो मेटल के ऊपर कोई ना कोई रस्टिंग होगी या मेटल क्या होगा? अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देगा। तो वो क्या होता है? कोरोसिव इन नेचर के होते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये, अगर मैं केमिकल डेफिनेशन की बात करूं तो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में बनाता हूं, यानी कि H2O के साथ मैं उसको मिक्स करता हूं, तो वो क्या देगा बच्चों? H+ आयन। क्या देगा? H+ आयन। बट कैच इस बात का ये है कि ओनली H+ पॉजिटिव आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन, इसके अलावा और कोई पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास CH4 है। अब H तो CH4 में भी प्रेजेंट है, बट क्या CH4 एक एसिड की तरह एक्ट करेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ओनली H+ ही क्या होना चाहिए? एक इकलौता पॉजिटिव आयन होना चाहिए। जैसे HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। HCl एक्वस सॉल्यूशन में देगा H+ एंड Cl नेगेटिव, तो H+ है। इसके अलावा दूसरा अगर हमारे पास है H2SO4, क्या है? H2SO4। अब H2SO4 में क्या होंगे? ये दो तरीके से ब्रेक कर सकता है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, या फिर H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो दोनों ही केस में सिर्फ H+ ही ऐसा है जो इसके अंदर एक पॉजिटिव आयन की तरह एक्ट कर रहा है। तो कंप्लीट सी डेफिनेशन हमारे सामने आएगी क्या? एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ एज द ओनली पॉजिटिव आयन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ ही क्या होना चाहिए? अकेला पॉजिटिव आयन होना चाहिए। चलिए, इसके बाद है हमारे पास एसिड की। अगर जनरल बात करूं मैं तो एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया। कॉमन एग्जांपल में करें हम तो HCl जो कि ब्रेक होगा H+ Cl नेगेटिव में। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो लैब में प्रेजेंट होता है। CH3COOH जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर भी लिखा हुआ है। अब विनेगर का मतलब क्या है? देखो, 2 to 3% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, यानी कि एसिटिक एसिड का 2 से 3% का जो सोल्यूशन है वो क्या कहलाता है बच्चों? विनेगर कहलाता है। तो ये जनरल सी चीजें हैं जो हम देखते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के ऊपर। तो ये थी एक डेफिनेशन किसकी? एसिड की। अब अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस क्या होंगे? बेस होंगे ऐसे केमिकल्स जो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव को, यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे? इंक्रीज करेंगे। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बिटर इन टेस्ट होंगे। बिटर का मतलब कड़वा कह सकते हैं, कुछ कसेला सा, अजीब सा होता है। सोपी एंड स्लिपरी इन टच। हाँ, देखिए जितने भी हमारे पास डिटर्जेंट हैं या सोप है, ये मोस्टली किससे बने होते हैं? ये बेसिस के बने होते हैं, मतलब ये बेस कंटेन करते हैं। तो इसी को हम क्या एज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो बेस इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में हमें
OH नेगेटिव की जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती दिखाई देगी। अब इसके कॉमन एग्जांपल हमारे सामने है NaOH जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH जिसको हम नाम देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और Ca*OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, मतलब कि लाइम सॉल्यूशन कहते हैं, और स्लेकेड लाइम इसका नाम होता है, स्लेकेड लाइम। अगर इसका हम क्या बनाएं, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाए तो उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि लाइम वाटर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करवाएं तो वो क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो ये वही वाला लाइम वाटर है हमारे पास। तो अभी तक हमने दो चीजें देखी कि जनरल प्रॉपर्टी एसिड क्या होता है और बेसिस क्या क्या होते हैं। अब एसिड और बेस को हमने जनरल तरीके से समझ लिया कि ये क्या करते हैं, एक H+ आयन देता है और दूसरा क्या करता है, OH नेगेटिव आयन देता है। बट इसी के साथ अगर हम बात करें किसकी, कि लैब में हम कैसे इन चीजों को देख सकते हैं, एक पॉइंट और ऐड करना, एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी वाटर के अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। जैसे NaOH और KOH, ये दो ऐसे बेसिस हैं हमारे पास जो क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। चलिए, अब एसिड और बेस को स्टडी करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसको देख के या जिसको इस्तेमाल करके हम ये पता लगा लें कि जो केमिकल हमें गिवन है, जो एक सैंपल हमें दिया गया है, वो किसका है, एसिड का है या फिर बेस का है। तो इसी को के लिए हमें हेल्प करते हैं कौन, इंडिकेटर्स। कौन हेल्प करते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होंगे बच्चों, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। यानी कि जैसे बाइक में, कार में इंडिकेटर्स होते हैं ना कि इधर मुड़ना है, जनरली क्या करते हैं, डायरेक्शन ही देते हैं, एक हमें क्या दिखाते हैं, हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे ही इंडिकेटर्स हमें क्या करते हैं बच्चों, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अलग अलग से इंडिकेटर्स हमें पढ़ने हैं। जनरली हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के इंडिकेटर इस स्लाइड में गिवन है, जिसका नाम है, एक तो है कॉमन इंडिकेटर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अगर मैं बात करूं कॉमन इंडिकेटर्स की, तो एक लिटमस नाम का एक इंडिकेटर हमारे सामने आता है जो कि बड़ा कॉमन है, लैब में लगभग मिलता ही है, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर की एक चीज समझना, लिटमस जो है वो एक लाइकेन नाम के पौधे से लिया जाता है जो पर्पल कलर की डाई फॉर्म करता है। तो एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि नेचर से प्राप्त होता है हमें। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, जैसे टर्मरिक है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों के दोनों क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो लिटमस क्या है, एक ऐसा पेपर है जो एसिड के साथ मिलकर कैसा कलर देता है, रेड, और बेस के साथ कैसा कलर देता है, ब्लू। ऐसे याद रख सकते हैं हम, है ना, हम इसको ऐसे याद रखते हैं, बेस और ब्लू सेम है, तो जो लिटमस है वो बेस के साथ ब्लू कलर शो करता है। अगर मैं बात करूं टर्मरिक की, तो इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है, बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं, और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हम क्लास में भी कंडक्ट करवा देते हैं। क्या लिया, टर्मरिक लिया थोड़ा सा, उसको एक ग्लास में डिसोल्व कर दिया। अब वैसे वाला मत करना, भी पीछे ट्रेंड चला था जैसे कि नीचे फ्लैश ऑन किया, ऊपर ग्लास, और फिर टर्मरिक वो साइन करता हुआ दिखा दे, पहले वो भी कर सकते हो। बट किया क्या हमने, डिसोल्व किया टर्मरिक को, डिसोल्व करने के बाद उसके अंदर हमने कोई भी बेस डाल दिया, सोप सॉल्यूशन या कुछ भी। हम देखेंगे कि जैसे ही बेस ऐड होगा वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन का हो जाता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, अभी खाना खाते हुए खाने के अंदर, सब्जी के अंदर कैसा होता है, येलो कलर, किसकी वजह से आता है, टर्मरिक की वजह से। अब कभी ना कभी किसी न किसी कपड़े के ऊपर वो लगा होगा, और मेनली सफेद कपड़े के ऊपर तो दाग ज्यादा लगता है। तो जैसे ही व्हाइट कपड़े के ऊपर येलो कलर का दाग लगता है और हम उसे वॉश करने की कोशिश करते हैं, कि जैसे ही उस पर साबुन लगाते हैं तो वो पहले क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन होता है। पहला कैसा होता है, रेडिश, क्योंकि सोप क्या है बच्चों, सोप एक बेस है। अब अगर बेस को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, बेस को किसके साथ रिएक्ट करें, टर्मरिक के साथ, तो वो कैसा कलर देगा, रेडिश ब्राउन। बट लेटर ऑन अगर मैं उसको बहुत ज्यादा वॉश कर दूं, मतलब उसको मैं धोता रहूं, तो वो दोबारा येलो कलर का हो जाएगा। क्यों, सारा बेस क्या हो जाएगा, वॉश आउट। तो बेस का जो इंपैक्ट है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। तो टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता। इसको भी अपने नोट्स में जरूर डालना। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन की एक छोटी सी वीडियो अगर मैं डालता हूं यहां पे, तो आप उसको देख लेना कि फिनोल्फ्थालीन कैसे कलर चेंज करता है, कि कलरलेस कैसे होगा, और पिंक ये किसके साथ होगा, बेस के साथ। देखना, जैसे हम फिनोल्फ्थालीन की 1 और 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे बेस में, तो ये एकदम से कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में। बट लेटर ऑन अगर मैं उसमें क्या डाल दूं, एसिड ऐड कर दूं, तो ये कलरलेस हो जाएगा। अब यहां पे तो दो चीजें हैं,
कि जैसे मैं बेस में एसिड डालूंगा न्यूट्रलाइजेशन भी होगा, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी फिनोल्फ्थालीन कैसा कलर देता है, कलरलेस ही होता है। ये फिनोल्फ्थालीन खुद में भी कलरलेस होता है, यहाँ पे जो ये कलर गिवन है वैसे हमें नहीं देखना, ये कलरलेस होता है। और मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, नाम है मिथाइल ऑरेंज, तो ये किस कलर का होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑरेंज कलर का ही होगा। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन देखूं किसके साथ, एसिड के साथ, तो एसिड के साथ ये देता है बच्चों रेड कलर, कैसा कलर देता है, रेड। और बेस के साथ ये देगा येलो कलर, होता कैसा है, ऑरेंज कलर का। स्लाइटली ये कैसा होगा, ऑरेंज कलर का। तो चलो इसको भी हम कर देते हैं करेक्ट। ये हो गया ऑरेंज, और फिनोल्फ्थालीन होता है बच्चों हमारे पास कलरलेस, यानी कि ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। वेरी गुड, चलो मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। एसिड और बेसिस का बिहेवियर हमें डिस्कस करना है बच्चों वाटर के साथ। वाटर के साथ देखना, वाटर की अगर मैं बात करूं तो सभी को यह पता है कि वाटर क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो जिसका फॉर्मूला होता है H2, यानी कि जनरली ये H प्लस और OH नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। ध्यान से देखना, H प्लस और OH नेगेटिव आयन। अब H प्लस को हमने कहां दिखाया था, किसके अंदर दिखाया था, H प्लस को हमने शो किया था एसिड के अंदर, और OH नेगेटिव को हमने शो किया था बेस के अंदर। तो देखा जाए तो OH H2 जो है वो दोनों तरीके के आयन को ही क्या करता है, कंटेन करता है। अब इसके अंदर जो मिलेगा ये उसी आयन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बट एसिड के केस में बात थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर मैं बिल्कुल डीप चला जाऊं किसके ऊपर, एसिड के और वाटर के रिएक्शन पे, तो H2O की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होगी। O होगा सेंटर में, एक हाइड्रोजन इस तरफ होगा, एक हाइड्रोजन इस तरफ, और ऑक्सीजन के पास होते हैं बच्चों दो लोन पेयर्स। यानी कि अगर मैं बिल्कुल ही केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो ऑक्सीजन के पास होंगे दो लोन पेयर। अब वाटर के अंदर जब भी हम कोई एसिड डालेंगे, जैसे HCl डाला, तो HCl ब्रेक होगा H प्लस और Cl नेगेटिव आयन। ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस आयन है, ये इस लोन पेयर के साथ अटैच होके कुछ ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा H3O पॉजिटिव, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जब वाटर में इंक्रीज होती है तभी हम कहते हैं कि वाटर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। यानी कि कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, H3O पॉजिटिव की। और होता क्या है, रिलीज क्या करेगा एसिड, H प्लस, यानी कि HCl ब्रेक होके H प्लस आयन रिलीज करेगा और कंसंट्रेशन बढ़ा देगा किसकी, हाइड्रोनियम आयन की, जिसकी वजह से एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो हमें देखने को मिलती है किसी भी सॉल्यूशन में। और एक यहां पे क्वेश्चन और ऐड किया जाता है, वी कैन नॉट ऐड एसिड इनटू वाटर, मतलब हम डायरेक्टली एसिड को वाटर में ऐड नहीं करते, या फिर वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते। कैसे, जैसे मेरे पास कोई बीकर है, उसके अंदर एसिड है, और मैंने अचानक से क्या किया, सीधा वाटर डाल दिया। वाटर और एसिड की जो रिएक्शन होती है वो बच्चों बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दो कारण हो सकते हैं यहां से, फर्स्ट में एकदम से ऐड किया तो स्प्लिट आउट कर सकता है, स्पिल आउट कर सकता है। अगर एसिड स्पिल आउट किया तो वो फेस पे आ सकता है, हाथों पे लग सकता है, जिसकी वजह से बर्न हो सकता है, डैमेज कोज हो सकता है। और दूसरा क्या है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जो बीकर है, ग्लास का बीकर, वो भी ब्रेक कर सकता है किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में, जिसकी वजह से फिर डैमेज कोज हो सकता है या बर्न हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम करते क्या हैं, हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, वी ऐड एसिड इनटू वाटर, और वो भी कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीज गिवन है। अब बात करते हैं डाइल्यूशन की। देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या, दो तरीके के एसिड होते हैं बच्चों हमारे पास। एक तो होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड प्योर फॉर्म होती है, मतलब कि प्योर फॉर्म का एसिड, प्योर फॉर्म। स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सारे के सारे क्या हैं, प्योर है और कंसंट्रेटेड एसिड है। डाइल्यूट क्या होंगे, एसिड की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। डाइल्यूट कैसे करेंगे, डाइल्यूशन अभी मैंने आपको बताया, वी ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। दूसरा
कंसंट्रेशन को क्या करेंगे हम, धीरे धीरे क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, स्टीर करते हुए, हिलाते हुए करेंगे, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहां पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हम ऐड करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे, जिससे उसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई है यहां पे लिखी हुई। कंडक्टिविटी की बात करूं, अगर मैं क्या बात करूं, कंडक्टिविटी की, देखो किसी भी चीज के कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चे आयंस, आयंस या वो कैटायंस हो या फिर वो एनायंस हो, कैटायन और एनायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज के आयन या फिर नेगेटिव चार्ज के आयन, ये दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो पॉजिटिव आयन अगर रिलीज करेंगे तो भी कंडक्शन होगा और नेगेटिव आयन करेंगे तो भी कंडक्शन होगा। तो ऐसी चीजें जो वाटर के साथ मिलकर वाटर को क्या कर देते हैं, वाटर को ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, आयंस फॉर्मेशन। जैसे एसिड क्या करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इसीलिए हम करते क्या है, देखो बैटरीज के अंदर एसिड डलता हुआ सबने देखा होगा, बैटरीज के अंदर एसिड डाला जाता है ना, तो क्या करता है, कंडक्शन बढ़ाता है। देखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री आयंस की वजह से। कौन से आयन फ्री होंगे बच्चों, H+ मिलेगा, H3O पॉजिटिव मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। फिर इसके साथ के जो आयन है, जैसे कि HCl को अगर मैं ब्रेक करूं तो Cl नेगेटिव आयन भी मिल सकता है वहां पे। तो इन केसेस की वजह से एसिड और बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं बच्चों। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, सर बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऐसे वाली ताकत नहीं, देखना क्या है स्ट्रेंथ का मतलब, क्या है कि कितने आयन कितने कॉन्टेक्ट तक डिसोसिएट हो सकते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक कंसेप्ट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे कि वीक एसिड की अगर मैं बात करूं, वीक एसिड की बच्चों अगर हम बात करें तो वीक एसिड जो होगा 2 to 3% या फिर मैक्स टू मैक्स 5% क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, किसकी बात करें हम, एसिटिक एसिड, इसकी जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो 2 to 5% कंसीडर करके चलते हैं, 2 to 5% ओनली। यानी कि अगर मैंने 100 ml क्या डाला एसिटिक एसिड, तो उसमें से 2 या 5% ही क्या होगा, डिसोसिएट होगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, CH3COH मतलब डायरेक्ट फॉर्म में रहेगा। डिसोसिएट किस में होगा, H पॉजिटिव COOH नेगेटिव में, ये दो आयंस बनेंगे। तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम होता है, इसलिए क्या होता है, वीक एसिड होता है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यानी कि वो जो डिसोल्व हो सकता है वो 99% तक हो सकता है, 95 से 99% तक क्या करेगा, ये आयन को रिलीज कर देगा। अगर आयन रिलीज होंगे तो लिक्विड के अंदर आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए उसको हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर किए जाएं। वीक एसिड में CH3COOH, HCOOH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, HCOOH को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें रहेगी हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में। अगर स्ट्रॉन्ग और वीक बेस की बात करूं तो एल्कलीज जो होते हैं NaOH और KOH, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर इसको हम कंसीडर करते हैं। वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, और जो कम होते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कम अमाउंट में क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। तो ये थी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कौन कितना डिसोसिएट हो सकता है। अगर बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है 95%, 98%, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। सेम ऐसे ही अगर एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा बच्चों। चलो अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है हमारे पास, पीएच। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको वैसे हम फर्दर हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं, लॉग ऑफ करके करते हैं डिस्कस, बट अप टू 10 तक हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन कितने पावर का हाइड्रोजन को रिलीज करता है, सिर्फ इतना हम कंसिडर करके चलते हैं। पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है। पीएच क्या है, एक स्केल है जो हमें ये बताता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है
अगर कोई एसिड है तो वो एसिड है या नहीं वो तो बताएगा ही पीएच, बट इसके साथ साथ वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमें दिखाएगा कौन, पीएच स्केल। एक स्केल बनाया गया जिसके ऊपर 0 से लेके कहां तक 14 तक क्या लगे हुए हैं, हमने इतने कॉलम बनाए हुए हैं कि 14 तक के ब्लॉक्स हैं। अब उसमें जो 7 है ग्रीन कलर वो न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है, और जैसे जैसे ग्रीन से हल्का येलो, ऑरेंज और बिल्कुल डार्क रेड तक चला जाए तो हम कहेंगे उसको बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर मैं बात करूं 8 to 9 की तो ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, यानी पर्पल तक अगर हम चले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, बेसिक होता है, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस। जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी जितनी कम वैल्यू वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। और 7 पे हम कंसीडर करके चलते हैं न्यूट्रल। तो पीएच जो है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, और वो ये दिखाता है कि कितना जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और कितना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये दो बातें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। अगर मैं बात करूं पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है ना, हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमें क्या फर्क पड़ेगा सर इस बात से, पीएच से, एसिड से, बेस से, हमारी डेली लाइफ में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा समझ में आता है, बट क्या डेली लाइफ की भी एप्लीकेशंस है। उन्हीं डेली लाइफ की एप्लीकेशंस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है बड़ी पीएच सेंसिटिव होती है, स्लाइटली अगर पीएच चेंज होता है तो बॉडी बड़ी सेंसिटिव होती है। जैसे बात करें अगर पीएच रेंज की तो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.0 से लेके 7.8 तक कंसिडर, मतलब कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे लगा लेते हैं हम, यहां के आसपास कहीं पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है बिल्कुल स्लाइटली सा बेसिक है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, स्टमक की, तो डाइजेशन सबने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl। स्टमक के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारे पास HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच 1.2 के आसपास होता है, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पीएच इज एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी ऑफ द मेटाबॉलिज्म। अगर हम पढ़ें कि HCl किसके एक्टिवेशन के लिए हेल्प करता है, पेप्सिन के लिए। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो स्टमक सिक्रीट करता है ना। सर बायोलॉजी कहां पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री का तो है, तो HCl केमिस्ट्री का ही नाम। तो पेप्सिन एंजाइम को पढ़ने के लिए, उसको डाइजेस्ट होने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत होती है, एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। जैसे ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन को बेसिक मीडियम की जरूरत होती है। अब कहीं ना कहीं तो बॉडी के साथ लिंक करेंगे ही। तो जो लीवर है, लीवर से क्या आता है, बाइल जूस आता है जो बेसिक करता है, और ऐसे ही स्टमक से HCl आता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो कहते हैं कि स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डाइजेस्ट फूड, यानी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, HCl होता है, ताकि फूड क्या हो जाए, एक तो सॉफ्ट हो जाए, दूसरा क्या है एसिडिक मीडियम मिल जाए। इसके अलावा अगर एक्सेस अमाउंट में है ना, ये बातें होती है कि जनरली बड़े लोगों को कहते सुना होगा हमने कि आज तो एसिडिटी हो गई, या पेट में तेजाब बन गया, या जलन आ रही है। वो किसकी वजह से है, घर पे पार्टी थी, समोसे आए, खाना एक था, 3 बच गए, 2 और लपेट दिए। अब उसकी वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा ऑयली फूड जाएगा उतना ज्यादा हमारे जो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज करेंगे बच्चों, HCl रिलीज करेंगे। अब म्यूकस उसको बचाता है, बट अगर यहाँ पे इस पोर्शन पे तो म्यूकस नहीं है, स्फिंक्टर मसल होती है। अगर इससे ऊपर चला जाए, थोड़ा सा एसिड ऊपर चला जाए, तो एसिड से कौन, क्या इसोफेगस को कोई बचाएगा, एसिड से नहीं बचा पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, जलन, इरिटेशन कॉज होती है। और इसके लिए हम करते क्या हैं, है ना, इनो, काम शुरू 6 सेकंड में, जो कि क्या होता है, बेस होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं, क्या किया, बेस को डिसोल्व किया, कंज्यूम कर लिया। अब कंज्यूम कर लिया तो पेट में एसिड था, बेस उसके साथ मिला, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने चैप्टर 1 में, अगर नहीं पढ़ी तो यूट्यूब पे जाना, लिखना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टैगोर टास्क, ऊपर वीडियो आएगी, उसको देखना। इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, मैं कहूं कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि एसिड और बेस हमें मिलकर क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। सिंपल सी रिएक्शन, HCl प्लस NaOH क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। क्या है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टमक में होती क्या है, अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या हो जाए, एसिड प्रोड्यूस हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड एसिड, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर होता है, हमने पढ़ा था ना बेस, तो उसको हम ऐड करेंगे तो ये इससे क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। अब सॉल्ट भी ठीक है, वाटर भी तो चाहिए, बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। और क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो रिलीफ महसूस करेगी।
तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी किसकी, न्यूट्रलाइजेशन की, और पीएच की, कि पीएच को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इतना क्लियर है। चलो मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि रहेगी हमारी इस वीडियो की लास्ट स्लाइड। अभी बात करते हैं हम एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट में क्या होगा, एसिड रेन होती है, सबने सुना होगा, बचपन में पढ़ते थे 4th 5th क्लास से, एसिड रेन एसिड रेन। मुझे तो ऐसा था, रेन होते मुझे ये लगता था कि इसमें से कौन सी एसिड दिखेगी और कौन सी नॉर्मल रेन दिखेगी। बट जनरली एसिड रेन को क्या कहते हैं हम ये बोलते हैं कि एसिड रेन वो होगी जिसका पीएच जो है, मतलब नॉर्मल पीएच रेन वाटर का कितना होता है 5.6, अगर इससे नीचे चला जाए, इससे क्या चला जाए, नीचे चला जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। कैसा हो जाएगा बच्चों, एसिडिक। अब एसिडिक है तो वो क्या बन जाएगी, एसिड रेन। अब देखो यहां पे क्या है, SO2 और NO2। बच्चों मेरे साथ अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अगर मेरी वीडियो से पढ़ा है, तो एक बात बड़ी जोर दे के मैं बताता हूं कि याद करना है बच्चों, कि मेटल ऑक्साइड्स, क्या बताता हूं मैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड अगर बेसिक नेचर के है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होंगे बच्चों, एसिडिक नेचर के। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के जनरली। अब इसमें देखो SO2 क्या है, सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नाइट्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल, ये भी क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के। और जब ये गैसेज रेन के साथ मिलकर जमीन पे आती है, उसी को बोलते हैं बच्चों हम एसिड रेन। अगर पीएच 5.6 से नीचे जाता है तो एसिड रेन बन जाती है, और जिसका इंपैक्ट क्या है, जो हरी भरी ग्रास थी, अच्छी अच्छी मछलियां थी जो पानी में तैर रही है, वो सब क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इतने एसिड के लिए इनकी बॉडी सेंसिटिव है भाई, है ना। पीएच के लिए ह्यूमन बॉडी क्या होती है, सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ में, एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ में और एक्वेटिक प्लांट्स की लाइफ पे भी क्या होता है, एक हार्मफुल इफेक्ट आता है। सॉरी, चलो आगे मूव करते हैं, डेंटल हेल्थ की बात करते हैं। दांत में कीड़ा, है ना, ज्यादा मीठा खाते हैं दांत में कीड़ा लग जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो होता क्या है, देखना, हमारा जो टीथ है वो एनिमल की कोटिंग होती है उसके, मतलब कि एनिमल से बना हुआ है। अब अपर पार्ट अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है, हमारा स्लाइवा जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो हम करते क्या है, जब भी कोई चीज खाते हैं वो स्लाइवा के साथ रिएक्ट करके मुंह के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब अगर कैल्शियम से बनी कोई चीज वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो धीरे धीरे क्या होता है, खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हम करते क्या है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये हमारे टूथपेस्ट है, सोप है, ये जनरली कैसे एक्ट करते हैं, एज ए बेस की तरह एक्ट करते हैं बच्चों। तो बेस जो हुआ, वो जो बेस है वो किसके साथ मिलेगा, वो एसिड के साथ मिलेगा, और क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेगा। तो इसी वजह से टूथपेस्ट से अगर हम हमारे टीथ को क्लीन करते हैं तो उसकी वजह से वो जो रिएक्शन है वो क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी, और एसिड के इंपैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा, और हमारे दांत क्या होंगे, हरे भरे मुस्कुराते हुए वाइट वाइट दांत। हाँ, तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है किसकी, कि पीएच कैसे हमारी डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हनी बी स्टिंग, है ना, हनी बी स्टिंग। देखो मधुमक्खी या कोई बी स्टिंग है, अगर कभी कोई काट लेती है घर में, तो सबको कहते हुए सुना होगा, लोहे की चीज रगड़ लो, है ना। लोहा भी कौन सा, पुराने वाला। अब फैमिली को ये तो पता है कि लोहे की चीज रगड़ने से रिलीफ आ जाएगा, चाहे उनके पीछे की केमिस्ट्री उनको ना बताओ, बट केमिस्ट्री क्या कहती है कि जो भी हमारे पास हनी बी स्टिंग जो होती है बच्चों, उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है, HCOOH। इसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, जो कि चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे। तो मिथेनोइक एसिड उसके अंदर होता है। अब अगर मिथेनोइक एसिड है और हमने क्या किया, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रब कर लिया, तो अभी अभी मैंने बताया आपको बच्चों कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक। तो आयरन है, आयरन के ऊपर क्या होगा, रस्टिंग होगी, हल्की फुल्की रस्टिंग तो होगी। नए लोहे को नहीं बोला जाता, पुराने लोहे को बोला जाता है।
तो रस्टिंग की वजह से जो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनेगा वो क्या है, एक मेटल का ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। तो बेसिक नेचर अगर वो है, अगर मैं मिथेनोइक एसिड पे क्या लगा लूं, बेस लगा लूं कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बेकिंग सोडा है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को अगर मैं रब करूंगा इसके ऊपर, तो ये बेस है, एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा और क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, पीएच बैलेंस हो जाएगा। पीएच बैलेंस हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारा जो पेन है उसमें रिलीफ आ जाएगा। तो घर वालों को रीजन तो पता है बट पीछे की साइंस नहीं पता, और साइंस का मतलब ही क्या है, टू नो, यानी कि जानना, कि किसी भी चीज को जानते कैसे हैं। अब अगर लोग कहीं शिमला गए हैं आप लोग, या फिर कहीं पहाड़ी एरिया में घूमने गए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास होता क्या है, वहां पे ना ऐसे प्लांट मिलते हैं जिसके ऊपर कांटे होते हैं, ऐसे यहां पे कांटे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेटल स्टिंग। क्या बोलते हैं, नेटल प्लांट बोलते हैं। उसके ऊपर ना छोटे छोटे कांटे होते हैं। अगर गलती से आपका हाथ उसके ऊपर लग गया, बहुत तीखा पेन करता है। क्यों, क्योंकि वो भी क्या रिलीज करता है, मिथेनोइक एसिड। उसके अंदर भी क्या होता है, नेचुरली एक मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड की वजह से बहुत पेन और इरिटेशन, यानी कि जैसे उसको टच करेंगे हम, मिथेनोइक एसिड बॉडी में एंटर करेगा और हमारी बॉडी क्या होती है, पीएच सेंसिटिव। तो उसकी वजह से होगा क्या, पेन कोज होगा काफी हार्ड अमाउंट में, हाई अमाउंट में। और उसी की नेचुरल रेमेडी क्या होगी, डोक प्लांट। यानी इसी के नीचे क्या मिलता है, डोक नाम का प्लांट मिलता है, जो कि बेसिक नेचुरल रेमेडी है। मतलब नेचर खुद से ही क्या करता है, रेमेडी प्रोवाइड करता है। उसी के नीचे क्या है, डोक प्लांट होता है, जो बेस होता है। अब उसको थोड़ा सा तोड़ा, रब किया, उसके ऊपर लगा लिया। अब एसिड और बेस मिलेंगे, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा सा रिलीफ लेगी। तो बच्चों यहां तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने जनरली इस वीडियो में देखा अभी तक कि एसिड क्या होते हैं, एसिड के साथ एक्वा सॉल्यूशन में किस तरीके से काम करते हैं। फिर हमने देखा बेस क्या होता है, बेस एक्वा सॉल्यूशन में कैसे काम करता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से तरीके के इंडिकेटर हमारे पास होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। इंडिकेटर्स के बाद हमने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, की कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसके बाद पीएच, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, पीएच पेपर, जो पीएच से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पीएच पेपर से कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है वो। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि पीएच की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी सीरीज में आपको लगभग सारी वीडियोस ही मिलेंगी, और हम और आप मिलके 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बी सेफ, बी हैप्पी।